नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एक कहावत है कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, और यह बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर पूरी तरह फिट बैठती है। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के मंच पर भारत और चीन की मुलाकात ने बढ़ते यूएस टैरिफ तनाव के बीच एक नई उम्मीद को जन्म दिया है। लेकिन भारत में इसी मुलाकात पर सियासी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गलवान के मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भारत ने गलवान के मुद्दे पर क्या क्लीन चिट दे दी है चीन को। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी मुहिम पर तंज कसते हुए इसे जुमला कहा। वहीं बदलते वैश्विक परिदृश्य के बाद अब भारत, रूस और चीन का साथ आना ट्रंप टैरिफ के लिए बेहद जरूरी भी माना जा रहा है। क्यों? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का नियम है कि ना कोई परमानेंट दुश्मन ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भारत एक बार फिर से चीन पर भरोसा कर सकता है? क्या गारंटी है कि चीन एक बार फिर से धोखा नहीं देगा? और क्या चीन वाकई में बदल गया है या फिर बदलने का सिर्फ ड्रामा कर रहा है? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। मोदी जी को जल्दबाजी में जो कदम उठाते हैं वो ना उठाएं और भारत के हितों के लिए बात करें, समझौता करें। ये नहीं कि अमेरिका से झटका मिला है तो चीन की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक जाए। प्रधानमंत्री जी का चाइना जाना एक दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए तो हो गई, दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। वो जमीन हमारी कब्जाता जा रहा है। हम कह रहे हैं कि साहब अब अमेरिका से हमारी नहीं बन रही तो तुमसे ही बन जाए। ऐसे कोई ना होता है। हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि पंचशील की जो स्पिरिट है, अगर उसका पुनः रिवाइवल। कितनी जमीन वो गई और हमारे देश के सामने वो प्रधानमंत्री वो रखे, फिर समझा जा सकता है कि हाँ ताल्लुकात अच्छे हो गए। आज तो भारत की सरकार अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपना व्यापार सब कुछ सुरक्षित करके चल रही है। यही कांग्रेस थी। चीन के साथ भारत के न जाने कितने अहित कर दिए। एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी खबर क्या है? शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। एससीओ के रिसेप्शन में पहुंचे हैं पीएम मोदी, और देखिए बहुत ही गर्मजोशी के साथ शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। कि मंच पर एससीओ के सभी नेता नजर आएंगे थोड़ी देर में। और आज एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो बयान सामने आए थे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से, वो आपके सामने हैं। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं, खास तौर पर अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर इस समिट से क्या कुछ निकलने वाला है। क्योंकि पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। इसलिए सारी दुनिया इस वक्त निगाहें टिकाए हुई है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रविंद्र सचदेवा सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज शर्मा सर हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बालचंद्र कांगो जी हैं, सीपीआई के नेता। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ, एक्स डिप्लोमेट। मैं आरपी सिंह जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष के निशाने पर इस वक्त सरकार है और बीजेपी है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या गलवान में जो हमारे जवानों की शहादत हुई उसे भूल गए क्या पीएम मोदी? और विपक्ष ये भी सवाल कर रहा है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की, आज उसी से हाथ मिला रहे हैं।
प्रत्युष जी, धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। आपका और आपके पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। एक बात समझें, कूटनीति के अंदर, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं पर भी कूटनीति जब भी लागू की जाती है, वहाँ पर कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं रहता। ये आपने भी कहा और मैं भी इसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ज़रूरत होती है, जैसे समय बदलता है, उस हिसाब से आपको उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिवेश में आपको चीज़ें सोचनी पड़ती हैं और चिंता करनी पड़ती हैं। आज जिस प्रकार के हिसाब से अमेरिका दुनिया भर पर जो टैरिफ लगा रहे हैं और उसका एक आउटकम है, दुनिया भर में अलग अलग देशों पर अलग अलग आउटकम्स हैं। कुछ देशों ने उसको मान्य कर लिया है, कुछ देश अभी भी अड़े हुए हैं, उसमें भारत भी है, चाइना भी है, और कुछ देश अब वापस से रिकन्सिडर करने के तरफ भी सोच रहे हैं। तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हमको लगता है कि आज हमको नए परिप्रेक्ष्य में हमको वापस से अपने संबंध ठीक करने चाहिए और चाइना भी उस दिशा में अगर कदम बढ़ाए कि हम संबंध ठीक करने को तैयार हैं और जो हुआ वो उसको पीछे छोड़कर आगे संबंध ठीक करें। और चाइना से हमारा बायलैटरल ट्रेड ऑलरेडी है और पहले से चल रहा है, और अब से नहीं, मतलब पिछले कई सालों से चला, मतलब हमारे काल से नहीं, पिछले उससे भी पहले से भी बायलैटरल ट्रेड चल रहा है। तो उसके मद्देनज़र हमको अपनी इकॉनमी को भी देखते हुए कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी भी चिंता करते हुए, जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल की या जो लोग जिन पर असर पड़ता होगा टैरिफ का, हम उनकी भी चिंता करते हुए किस प्रकार से हम नए नए मार्केट्स की तरफ जा सकते हैं और नए मार्केट्स में अपने जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले जा सकते हैं। तो उसके मद्देनज़र चाइना से संबंध अच्छे होने चाहिए। जापान से हमने ऑलरेडी अपने व्यापार के संबंध खोले हैं। जापान ने हमको प्रॉमिस किया है कि वह कई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में अगले आने वाले दिनों में करेगा। ऐसे ही सुजुकी ने प्रॉमिस किया कि वह भी कई लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करेंगे। तो ये तो ऑनगोइंग है, इसमें कोई स्थायी, मतलब हम सोचें कि कोई मतलब मेन लाइन शुरुआत में ही आपने कही कि एक सेकंड जी एक चीज, मतलब हमने रशिया से भी ऑयल लिया, तो उस चाइना ने भी रशिया से ऑयल लिया। अब उसमें जिसको जैसा लाभ मिलता है, जिसको जैसा देश के लिए ठीक लगता है वैसा करेगा। तो एक बात मोदी जी ने बड़ी स्पष्ट कर दी है कि भारत के इंटरेस्ट कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो ये तो लोग थे कि ट्रंप से ट्रेड डील हो गया इसलिए ये जो युद्ध विराम हुआ उसके चलते हुआ, अब तो उल्टा साबित हो रही बात। ठीक है, मैं युद्ध विराम उनके चलते मैं कांग्रेस करूंगा नीरज मिश्रा जी, क्योंकि कांग्रेस ने सवाल खड़े किए कि ये देख लीजिए आज भारत सरकार का स्टैंड कि गलवान के शहीदों को आप भूल गए, चीन के साथ व्यापार घाटा हमारा बढ़ता जा रहा है और चीन के साथ आप संबंध बनाते जा रहे हैं। प्रत्युष जी, देखिए ना, डोकलाम हो, गलवान हो या तवांग हो, हम तो इस बैकड्रॉप के साथ आज बात कर रहे हैं कि कैसे पिछले कुछ सालों में चीन ने काउंटर इंटेलिजेंस के नाम पर जब जब भारत के ऊपर कोई ऐसी गंभीर स्थिति बनी, चाहे वो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका ताजा आप एग्जांपल लीजिए, हमारे तो सेना की लीडरशिप ने ये कहा कि लाइव इंटेलिजेंस जो था वो पाकिस्तान के साथ चीन शेयर कर रहा है। उस पूरे ऑपरेशन के दौरान चीन ने कभी भारत की सॉवरेनिटी के साथ खड़े होने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की जो संप्रभुता है उसके लिए वो खड़े हैं। जो इतने सारे लोग खड़े हैं ना, ये सारे एससीओ मेंबर्स नहीं है। नहीं, ये जो बार बार बात कही जा रही है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर, इस तस्वीर से आपको कुछ संकेत मिलता नजर आ रहा है? एब्सोल्युटली, टोटली। ये एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है, बन रहा है समीकरण। सब एक दूसरे को टटोल रहे हैं, किस हद तक मैं आगे जाऊं, किस हद तक पीछे हटूं, किस हद तक मैं एडजस्ट करूं, दोस्त या दुश्मन। इंडिया चाइना, अमेरिका चाइना भी तो दुश्मनी कहलाते हैं, बट वो ट्रेड इतना कर रहे हैं आपस में। हम भी अभी जो बात हो रही थी हमारी जीडीपी की, यस डेफिसिट है, बट याद रखिए जरूरी नहीं कि डेफिसिट कोई गलत चीज है इकोनॉमिक्स में। सेकेंडली, अगर हम ये चाइनीज मशीनरीज इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं लग सकते, पावर प्लांट्स नहीं लग सकते। तो हम जो 6% या 6.5 या 7 की जीडीपी प्लान कर रहे हैं वो हमारी घट के 3 आ जाएगी जीडीपी, अगर हमें ये मशीन्स नहीं मिली। दुनिया में कोई और बनाता नहीं, बनाता भी तो महंगी भी है तो मिलती नहीं है। तो हमें एडजस्ट करना है इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में, ये हमें सामने दिख रहा है। त्रिपाठी सर, ये तस्वीरें एससीओ समिट की
ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज दे रही हैं? देखिए, अभी फिलहाल तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई ऐसी मैसेज नहीं मिलेगी जब तक कि ये पता नहीं लगे कि हाँ एससीओ समिट में बातचीत जो हुई है, हाँ, या एससीओ समिट में जो प्रस्ताव लाए गए हैं और जो पारित हुए हैं वो कितने महत्वपूर्ण, क्या क्या बिंदु है। लेकिन ये एक चीज़ तो दिखाता है कि एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर, एक छाते के तले इतने लोगों, इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हो सकते हैं, 2 दिन बैठ के बात कर सकते हैं। इसके बावजूद कि उनके बीच में तरह तरह के डिफरेंसेस हैं, तब भी वो ये कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नीरज मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि चीन के साथ क्या रिश्ता रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रत्युष जी, देखिए ना, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन जो मैं आपको बात कह रहा था ना, उसका एक पहलू है। जब भारत की सॉवरेनिटी की बात आती है ना, तो वो जो कश्मीर का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान अपना दावा करता है, वहां पर सिर्फ चीन एक ऐसा देश है जिसने 1 बेल्ट 1 रोड जो इनका इनिशिएटिव है उसके तहत एक रोड बना दी है, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान सरकार से मंजूरी दी, ना कि वो भारत सरकार से। तो आप समझिए कि चीन तो हर तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और आप इसको जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखिए तो आपके पास ग्वादर का पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, जिबूती का पोर्ट अफ्रीका के अंदर, हमनाम का पोर्ट श्रीलंका के अंदर, और इधर जो बांग्लादेश में इनका पोर्ट है। तो चारों तरफ से आपको जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकली घेर के खड़ा है। अब आ जाइए, आप इकोनॉमिक बात जो कर रहे थे कि 7-8 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है। सिर्फ वो ट्रेड डेफिसिट नहीं है, वो एक इकोनॉमिक टेरर है। आप समझिए कैसे आपके देश के अंदर चीन अपना सस्ता दुयम दर्जे का माल बनाकर कॉस्ट प्राइस से नीचे डंप करता है, ताकि हम लोग अपने देश में जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम आगे ना भेज सके। तो जब आपके साथ एक देश इकोनॉमिक टेरर की बात करता है, स्ट्रेटेजिक टेरर की बात करता है, और आपके ऊपर जो टेररिस्ट अटैक करने वाले देश उनको अगर कवर फायर और बैकफायर देता है, तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में ये तो ठीक उसी तरह हुआ ना प्रत्युष भाई, आज से 10 दिन 15 दिन पहले तक तुर्की के लिए हम लोग क्या कह रहे थे? सारे देश के जो देश को बड़ा मानने वाले लोग हैं, सब कह रहे थे ना कि तुर्की से हम कुछ नहीं संबंध रखेंगे। लेकिन न्यूटन हुआ, 2 दिन पहले अखबार में छपा कि किस तरीके से तुर्की के साथ दोबारा हमारे संबंध स्टैब्लिश हो गए। तो देश की जनता का जो मिजाज है, आपको उसको समझना होगा। देश की जनता आपसे ये कह रही है, आज आपको एक क्लियर लाइन बनानी होगी। आज वो रशियन तेल खरीदने का टैरिफ है, मैं हमेशा से पूछता आया हूं, इस देश की जनता को क्यों नहीं 50 रुपए का तेल मिलता? अगर सस्ता ही तेल खरीदा तो वो सिर्फ अडानी को और सिर्फ पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज शर्मा जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें देश की जनता का मिजाज भी समझना पड़ेगा। इसी साल फरवरी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि चीन से संबंध नहीं बनाने का क्या लॉजिक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में संबंध और सहयोग बढ़ना चाहिए। इसको लेकर उस वक्त काफी बवाल हो गया था। आज वही कांग्रेस कह रही है कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये अच्छी बात है कि चीन से संबंधों को सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मशक्कत कर रहे हैं। जितने भी देशों से भारत के संबंध दोस्ताना रहे उतना ही अच्छा है। दोस्ताना नहीं तो कम से कम कामकाजी तो रहे ही। तो पूरे 11 साल में हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि हमने गुटनिरपेक्षता की, तटस्थता की, सबसे समान नजदीकी और समान दूरी बनाए रखने की अपनी विदेश नीति को ताक पे रख दिया और देश को अमेरिकी खेमे की गोद में बैठा दिया। उसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इन पिछले पूरे प्रसंग में सबसे ज्यादा जो चीज एक्सपोज हुई है वो है भारतीय विदेश नीति की इतने वर्षों में चली अपरिपक्वता। आज ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम भी चीन की तरफ मित्रता का नया भाव इसलिए दिखा रहे हैं कि हमें अमेरिका को उसकी आर्थिक करतूत का जवाब देना है। और चीन के चेहरे पर भी जो नई मुस्कान है वो इसलिए है कि उसको लग रहा है कि भारत अंततः अमेरिका की गोद से तकरीबन बाहर आ गया है। लेकिन भारत चीन के बीच ताजा सद्भाव की ये जो तात्कालिक जरूरत है, इससे भी अगर हमारे बीच नए संबंधों की थोड़ी ठोस आधारशिला आकार ले ले
तो भारत के लिए भी सुखद होगा और चीन के लिए भी। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है। ठीक है, तो मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तो क्या अगर मान लीजिए कि ये ट्रंप का ये टैरिफ बम नहीं फूटता तो शायद क्या आज चीन और भारत इतने नजदीक आते जो आज नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि भारत मशक्कत नहीं कर रहा है, दोनों देश मशक्कत कर रहे हैं साथ आने के लिए, और ब्रिक्स के सारे देश एक साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है ना कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई, मुझे लगता है कि ये बहुत वाहियात तर्क है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने हमको इतना बड़ा समझ दिया है कि एक मिनट प्लीज, अब आपको मैंने बोला नहीं, प्लीज आप हमको विदेश नीति मत समझाइए, हम पढ़ाते हैं इसलिए आपसे ज्यादा अकल है, प्लीज बोलने दीजिए। भाई आपको, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, मुझे बोलने दीजिए। पंकज जी कभी कोई ऐसा वक्त था कि भारत अमेरिका के बिना नहीं रह पा रहा था? एक एक करके बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रागी जी सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे, भाई इनको मुंह का बवासीर है क्या? मैं इनकी बात सुन रहा था इतने देर से। सभ्यता की पराकाष्ठा पे क्या आ रहे हैं? शब्दों का चयन ठीक रखें सर। मैंने बाहियात तर्क कहा, ठीक है, मैंने कहा बाहियात तर्क रखा है। संगीत रागी जी अपनी बात करें जी, कंप्लीट करें। देखिए, मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्या नेहरू भारत का विभाजन भूल गए थे? 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम करके क्या नेहरू भूल गए थे जो पाकिस्तान को सहयोग देने के लिए सिंधु जल नदी का समझौता किया था? क्या नेहरू के वंशज जो है ये भूल गए थे कि 1962 के अंदर भारत की बहुत बड़ी जमीन छीन लिया था चीन ने? इसके बाद श्रीमती गांधी चाइना क्यों गई थी? राजीव गांधी चाइना क्यों गए थे? क्या राहुल गांधी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो गुप्त समझौता कर रखी है, उस गुप्त समझौता से आज तक बाहर आ पाई है? आज तक आ पाई है? अरे त्याग तो देते हैं, नहीं कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाई है कांग्रेस पार्टी ने। नरेंद्र मोदी कम से कम अपने देश की हितों की बलि नहीं चढ़ाए हैं जितना कांग्रेस पार्टी ने चढ़ाई है। एक एक करके उसका जवाब देना चाहूंगा। सुन लीजिए, क्या जब भारत और चीन के समय कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो क्या $40 बिलियन का हमारे पर ट्रेड डेफिसिट नहीं था क्या? तब ट्रेड डेफिसिट नहीं था क्या? उस समय भी था। और जैसा कि इससे पूर्ववर्ती वक्ता ने बहुत साफ साफ कहा कि ट्रेड डेफिसिट अपने आप में ये आपकी मजबूरी है। आपने क्या किया था? आपने डिफेंस सेक्टर को आपने पूरा बर्बाद करके रखी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनको हर डिफेंस डील में दलाली खानी थी कांग्रेस पार्टी के लिए, इनको धन उगाना था। आप चाइना के साथ गुप्त समझौता करते हैं एक तरफ, आप क्यों नहीं चाइना से आप ट्रेड वगैरह सब बंद कर दिए थे? कोई बंद नहीं कर सकता है। आज के दिन में इस प्रकार की चीजें नहीं चलती हैं। आज के दिन में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में 4 ही बड़े देशों की जिक्र चलती है। आज आप कोई ब्रिटेन का नाम लेवा नहीं है, आज फ्रांस का नाम लेवा नहीं है, जर्मनी के चांसलर की भी बात नहीं होती है। यदि दुनिया में 4 विश्व के बड़े नेता की बात होती है तो उसमें जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, पुतिन और ट्रंप की ही बात होती है। कभी मनमोहन सिंह इस पायदान पर खड़े नहीं हुए, कभी श्रीमती सोनिया गांधी का इस पायदान पर नहीं खड़े हुए। गुट निरपेक्ष आंदोलन में आप हिस्सा बने, लेकिन आपने अपने हितों की बलि चढ़ा दी। यदि आप एक और बात, एक सेकंड नीरज जी क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है? मैं तो कह रहा हूं इसका तर्क आप दे करके दीजिए ना, तर्क दीजिए ना, तर्क दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि नेहरू की कुरीतियों और नीरज जी, मैं व्यापार घाटे की बात कर रहा हूं, भारत चीन को झेलना पड़ा। वो जो सीक्रेट समझौते हैं ना, वो संगीत दर्द शुरू हो गया ना, दर्द शुरू हो गया। भारत की विदेश नीति फेल हो गई। अरे भाई, भारत की जो ये पैरोकार और चाटुकार है ना, नहीं देश की जनता को ना बहलाए। इनके पास तो ये तर्क नहीं कि आजादी के आंदोलन की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अमेरिकन देश की जनता ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि राहुल गांधी इस देश में बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बनना चाहते हैं। देश बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि देश में सारी साम्यवादी। भाई, हम विदेश नीति पर बात कर रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य में सुनिए तो सही।
मैं आपकी बात को इतनी देर से सुनता रहा, आपको दर्द शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है जैसे ही गांधी नेहरू परिवार की पूरी दुनिया को सामने जो एक थर्ड पोल बनाकर दिया, उस नेहरू की महानता थी। अरे आपके राहुल गांधी डोकलाम के समय चाइना के एम्बेसडर के घर में गुप्त बातें कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? भारत की जासूसी कर रहे थे, भारत की जासूसी कर रहे थे क्या राहुल गांधी? भारत की जासूसी कर रहे थे भारत के खिलाफ राहुल गांधी क्या? बहुत दूर की बात। अरे भाई कांग्रेस पार्टी को तो अपने इस देश पर भी विश्वास नहीं है। जिसका रूट विदेशी हो उसको, जिसका रूट ही विदेशी हो उसका क्या कहना है? जिसका रूट ही विदेशी हो वो पार्टी बालचंद्र कांगो जी का रुख करना चाहूंगा। बालचंद्र कांगो जी, तर्क दे सकती है। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे की बात हो रही है। व्यापार घाटा है तो क्या यह व्यापार घाटा पूर्ववर्ती सरकारों के समय में नहीं था? क्या उस वक्त भी था व्यापार घाटा? कितना पाटा गया? और नहीं, चीन के साथ क्या संबंध पाकिस्तान? बालचंद्र कांगो जी, आपसे सवाल है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये विदेश नीति की और अर्थनीति की जो बात हो रही है वो देश हित में होनी चाहिए। आज जितना चाइना को जरूरत है उतनी भारत को भी जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे। सुनिए मेरी बात, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बालचंद्र कांगो जी मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो आपसे सवाल मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका की विदेश नीति के साथ कांग्रेस पार्टी क्या भारत की विदेश नीति को कौन नहीं जानता है? भारत की विदेश नीति को अमेरिका कौन जानता था? तब पता क्वाड को पैसिफिक समुद्र को लेकर चीन को घेरने की कोशिश कौन कर रहा था? अमेरिका। बालचंद्र कांगो बोल रहे हैं, बालचंद्र कांगो बोल रहे हैं, उनसे मेरा सवाल था। बोलिए कांगो जी। कांगो जी बोले। टैरिफ ने मोदी जी को 2014 से शुरू हुआ है। टैरिफ ने मोदी जी को झटका दिया है और पूरी विदेश नीति को झटका दिया है। मनमोहन सिंह, नेहरू जी की वो विदेश नीति थी, वो रशिया और चाइना को, रशिया, चाइना, अमेरिका सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की नीति थी। और वही नीति मैं समझता हूं आज भारत को अपनानी चाहिए। भारत के लिए यह जरूरी है कि हम किसी के साथ ना हो, किसी के दुश्मन भी ना हो, लेकिन सबको साथ लेके चले। हमारे देश में पाकिस्तान की अगर कोई बात करता है, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला जाता है तो उसको देशद्रोही समझा जाता है। चीन पाकिस्तान का साथ देता है और मोदी जी चाइना में जाने के बाद चाइना के जिनपिंग उनका स्वागत करते हैं तो उसका हमको बड़ा गर्व होता है, फक्र होता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया में आए थे उसके दूसरे दिन वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान गए थे। क्यों गए थे ये पूछने की हिम्मत हमारी नहीं है। हम ना ट्रंप के सवालों का जवाब दे सकते हैं, ना जिनपिंग सिंह के उसका कुछ कर सकते हैं। हम चुपचाप बैठे हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका से जुड़ी हुई है, चाइना से जुड़ी हुई है। बालचंद्र कांगो जी, तो क्या आपके मुताबिक ये सही वक्त नहीं आया है चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने का, प्रगाढ़ता बढ़ाने का? देखिए, मैं क्या समझता हूं, चीन की भी जरूरत है, इसको समझना चाहिए। भारत की सिर्फ जरूरत है, ऐसा सोचकर चीन के साथ दोस्ती करेंगे तो गलत होगा। चीन और रशिया भी भारत की जरूरत है, उसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए। तो ये अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की भी जरूरत है, इसलिए भी वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं जेके त्रिपाठी सर, एक जो सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि ठीक है हम चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या चीन भरोसेमंद है? क्या देखिए, अभी तक का जो अनुभव रहा है हमारा चीन के साथ वो यही रहा कि चीन बहुत भरोसेमंद नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए एकदम नकार दें, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि इस डिबेट में पॉलिटिसाइजेशन ज़्यादा हो रहा है अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अभी हुआ ही क्या है, अभी एक मल्टीलेटरल फोरम पर दो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बात हुई है जिसका अभी खुलासा पूरा हुआ नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे के गला पकड़ रही हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं आप चीन से गलवैयाँ डाल रहे हैं। अरे भाई, जाके वहाँ झापड़ तो नहीं मारते ना शी जिनपिंग को। ये तो डिप्लोमेटिक कर्टसी है कि आप जहाँ गए हैं, अगर मल्टीनेशनल फोरम है तो आप हाथ मिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे भाई आप
हमारे आप मेज़बान हैं, मेहमान हैं, आपने अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी जब तक पूरी जानकारी आ न जाए क्यों हम लोग सरपुटोवल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, देखिए कि जो ये कहते हैं कि नहीं जी इतने साल पहले ये हुआ वो हुआ, देखिए चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले 20 सालों में। ये सिर्फ पिछले 11 सालों में नहीं बढ़ा है। 11 सालों में बढ़ा, हमें इसलिए लग रहा है कि व्यापार बढ़ा है और उसी हिसाब से व्यापार घाटा बढ़ा है। और ये कोई, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है तो फिर हम अमेरिका को इसका ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों हमारे ऊपर लगा रहा है टैरिफ, क्योंकि अमेरिका कहता है हमारा व्यापार घाटा है। तो ये चीज़, कृपया इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अभी जब तक पूरी बात न समझ में आ जाए तब तक एक दूसरे पर। रविंद्र सचदेवा सर, शी जिनपिंग ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि आज वक्त की जरूरत है कि हाथी और ड्रैगन दोनों साथ साथ चलें। ये उनका कहना है कि ये जरूरी है। तो मुझे एक बात बताइए कि हाथी और ड्रैगन की दुहाई शी जिनपिंग क्यों देने लगे? डेफिनेटली उससे पहले मैं त्रिपाठी सर जो कह रहे हैं एब्सोल्युटली एग्री। देखिए ये जो मीटिंग है बीजिंग में, ये कोई स्पेशल मीटिंग तो चाइना ने बुलाई नहीं कि ट्रम्प टैरिफ तो समिट है, ये एससीओ हर साल होती है, अलग अलग कैपिटल्स में होती है। इत्तेफाक अब बीजिंग में हो रही है तो वहां गए तो बातें चीन कर रही। और भारत चाइना के रिश्तों की जो थोड़ी नॉर्मलाइजेशन इंच बाय इंच हो रहा है, ये 1 साल पहले कजान में जब मिले थे तब थोड़ी शुरुआतें हुई थी, तो ये उसी कड़ी में देखते हैं। सेकेंडली ये ड्रैगन एंड एलिफेंट, ये मेटाफोर है। चाइना को ड्रैगन माना जाता है, भारत को एलिफेंट, कि भाई यहाँ एलिफेंट बहुत होते थे। हालांकि चाइना में भी हजारों साल पहले एलिफेंट्स होते थे पर अब कम हो गए हैं। बात यह है कि इन दोनों देशों का, उसने तो ये कहा कि डांस करें एक साथ, तो मेरा तो मानना यह कहना है कि ये एक एलिगेंट डांस करें, हारमोनी का डांस करें, एडजस्ट करें एक दूसरे से। और जो मोदी जी कह रहे हैं 2.8 बिलियन पीपल है हम दोनों, इन दोनों देशों के मिला करके दुनिया में स्थिरता लाएं, सद्बुद्धि लाएं, मिडिल पाथ। देखिए हम दोनों देश मिडिल पाथ के देश हैं, भारत भी और चाइना भी। इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, इतनी नीड्स है हमारी। तो अगर इन दोनों देशों के बीच में, यस हमारा बॉर्डर इशू है, उस पे अगर बॉर्डर मैनेजमेंट में स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा मैनेज करें। और फ्यूचर किसने देखा है? ट्रस्ट एंड वेरीफाई। देखो आगे हो सकता है चाइना में फिर दगा दे दे जो पंचशील का दिया था। बाय द वे शी जिनपिंग की और चाइना की टोटल फॉरेन पॉलिसी, जिन 5 प्रिंसिपल्स वो कहते हैं कोएग्जिस्टेंस है, वो एग्जैक्ट वही है जो चाओ एन लाई ने नेहरू जी को दिए थे और हमने उसको पंचशील कहा था। 62 का वॉर हुआ तो हमारे को लगा पंचशील से मतलब दिल टूट गया हमारा, हमारे पीठ पे छुरा भोंका व्हाटएवर। पर अब वक्त फिर से आ गया, दोनों देशों हमें को एग्जिस्ट करना है। बट यस हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा और हम चाइना की गोदी में नहीं। हमें अमेरिका से भी अपने रिश्ते बल्कि और इन्वेस्ट और मेहनत करनी है डिप्लोमेटिकली। मैं कहूंगा ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं उनसे रिश्ते बनाओ, नेटवर्क बनाओ। पाकिस्तान कैसे फेवर में आ गया ट्रंप के? पाकिस्तान ने जो करा हमें देखना चाहिए, हमें खुद पता है हमें वो करना है। तो अमेरिका से रिश्ते बढ़ाने हैं, चाइना से बढ़ाने जितने बड़े, रशिया से बढ़ाने जितने बड़े, और किसी तीसरे देश के प्रेशर में आके किसी एक दूसरे के रिश्तों को हमें खराब नहीं करना है। जी आरपी सिंह जी, मतलब हमें दोस्ती भी करनी है लेकिन साथ ही साथ सतर्क भी रहना है क्योंकि चीन का इतिहास रहा है। देखिए प्रत्युष भाई, प्रधानमंत्री जी की एक बात है, ये युग जंग का नहीं, ये युग है आपसी विश्वास का और विकास का। मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूँ जो प्रधानमंत्री जी की बात है, ये इस समय प्रधानमंत्री ने यही बात रशिया को भी बोली थी, ये बात यूक्रेन को भी बोली थी और ये बड़ा क्लियर स्टैंड है। परंतु अभी मेरे मित्र ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे थे, मैं याद रहा हूँ अटल जी जब सरकार छोड़कर गए थे तब कुछ $1.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था जो बढ़कर ऑलमोस्ट $40 ट्रिलियन का हो गया था, सॉरी $40 बिलियन का हो गया था। मतलब 30 गुना लगभग डेफिसिट बढ़ा था। अभी तो हमारा 3 गुना बढ़ा है पिछले 11 साल में। और ये अभी से डेफिसिट नहीं, जो अभी कहा अभी रविंद्र जी का, अभी से डेफिसिट नहीं है, डेफिसिट लगातार निरंतर चलता रहा। और डेफिसिट कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कोई चिंता का विषय है। ये ट्रेड के अंदर डेफिसिट होना भी, अमेरिका के अगर आप इस ढंग से ट्रेड देखें तो आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका कैसे ट्रेड करता। परंतु जो मूल बात पे आए, ये संबंधों की बात करते हैं। जो अभी रागी जी ने कहा कि वो जो डॉक्यूमेंट साइन किया था वो पब्लिक डोमेन में ले आए ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ था। और इनके नेता, इनके मनमोहन सिंह जी तो लगातार चाइना पाकिस्तान के पक्ष में कहते रहे कि बेचारा पार्टी के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेने उन्होंने क्या प्रशिक्षण दिया था वो भी तो बता दीजिए। आपको टोका नहीं मैंने,
आपको टोका नहीं, मैंने कोई करारनामा तो नहीं साइन किया था ना, अंगूठा काट कर तूने, और ना ही राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए थे। प्रशिक्षण लेके आए, हमारे किसी सांसदों को भेजा प्रशिक्षण के लिए। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लिए आपने, अरे आपने तो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लिए थे, छोड़ दीजिए बात। सरकार आने के 3-4 महीने के भीतर तो जो है द्वारा भेजेंगे, के किनारे झूले पर झूल हम रहे द्वारा थे। भेजेंगे, अरे छोड़िए ना, हम दोबारा भेजेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, परंतु चाइना से पैसे नहीं लिए थे, वो छोड़ दीजिए बात को, परंतु जो मूल बात पर आए, आज वो विदेश नीति के नतीजे हैं ये सब। लाइट बंद करिए, पत्रकार मैं असल में देख नहीं पाया, ये पंकज जी बोल रहे हैं क्या? जी पंकज शर्मा कह रहे हैं। पंकज शर्मा जी, शीशा देखिए पहले और देखिए कितनी कैसा भद्दा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और आपका कितना भद्दा चेहरा है, तब बात करिएगा, उससे पहले बात मत करिएगा। मैंने अभी बताया ना कि ट्रेड डेफिसिट कैसे आपके समय में कितने गुना बढ़ा और हमारे समय में अरे आपका तो चमकीला चेहरा है, आप तो कुछ सवालों के जवाब दीजिए ना जो बुनियादी प्रश्न है। मेरे को तो प्रभु, अरे मैंने कहा ना, 2014 में सरकार बनते ही आप चीन की गोद में बैठे हुए थे, पब्लिक डोमेन में कर देगी, जो आपने अंगूठा काट कर दिया वो जब पब्लिक डोमेन में कर दोगे तो बात करना, और जिस प्रकार से आप राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लेकर करते थे तब बात करना, जो छुप छुप के जो यहाँ पर उनके भोजन करते थे, पकड़े जाते थे, मत बोलिए, सब मत बोलिए, हम तो जो करते हैं खुलेआम करते हैं, नीरज मिश्रा आपका करते हैं। आपके नेता तो अभी थोड़े दिन तक ये कह रहे थे, नीरज मिश्रा जी ये बात आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि कूटनीति में आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, विवाद कई देशों के साथ होते हैं, सीमाई विवाद होते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, लेकिन आप उससे संबंध बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते। तो क्या आज की तारीख में चाइना समेत सारे संबंध बंद कर देने चाहिए? क्या 1962 के बाद हमने सारे संबंध बंद कर दिए थे चाइना के साथ? नहीं प्रत्युष जी, हम तो ये कह ही रहे हैं ना कि अभी कोरोना के समय में परोस कर दे रहे थे चाइना को, ये तो तिब्बत का जब चाइना ने तिब्बत को नेक्स किया, ये तिब्बत को खाना भेज रहे थे, चाइना को खाना भेज रहे थे, चाइना के जवानों को। समझिए, आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना, वो गलवान, डोकलाम और तवांग हो चुका है, और उसके बाद अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का जो रोल था कि किस तरीके से उसने पाकिस्तान की मदद की, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखा, उसने पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया, और उसके साथ साथ पूरे विश्व के जिस भी फोरम पर हमने एक्ट ऑफ टेररिज्म का खंडन करने की कोशिश की कि पाकिस्तान हमारे सामने एक्ट ऑफ टेररिज्म ला रहा है, उसने सब जगह से पाकिस्तान का नाम हटवा दिया। टर्की में कांग्रेस का दफ्तर बंद कर दिया क्या आपने? जो डिप्लोमेटिक फेलियर था, टर्की में जो कांग्रेस का दफ्तर खोला हुआ वो बंद कर दिया क्या आपने? देखिए, ये आए अर्नब गोस्वामी के चले टर्की में कांग्रेस का दफ्तर, टर्की में जो कांग्रेस का दफ्तर खोला हुआ वो बंद कर दिया क्या आपने? अब आपको लगता है मुझे माफी मांगनी पड़ेगी? वो जो एक फर्जी न्यूज चैनल चलाता है, मैं पूछ रहा हूं यार, जिसको ड्रग्स दो चाहिए, उसकी फर्जी बात पर बाकी चैनलों में क्या चलता नहीं चलता उसकी बात यहाँ ना कहां से फंस गए? बाकी चैनलों में कौन क्या कर रहा है उसकी बात यहाँ ना करें, इस मंच पर ना करें। सिंह जी को अगर यही नहीं मालूम, अच्छा चलिए वो छोड़िए, वो जो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए थे वो आए थे नहीं आए थे, चलिए टर्की वाली बात में वापस लेता हूँ। अच्छा, राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसे आए थे वापस दे दिए क्या? जो समझ है आपकी इन चीजों को, अरे सुनो नीरज भाई, मैंने कहा टर्की वाली बात मैंने वापस दे दी, तो राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसे आए थे वो वापस दे दिया क्या आपने? पैसे दिए, आप वो बताइए। आज चीन पाकिस्तान की क्यों मदद करता है लगातार, आप उस पर वो बताइए। राम माधव आपके यहाँ से एमपीज को ले जाकर, पाकिस्तान बेचारा देश है, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, पाकिस्तान आतंकवाद से प्रताड़ित प्रदेश है, बेचारा देश है। प्रत्युष जी, गंभीरता के साथ इस बात को समझना होगा कि हम लोग मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पाकिस्तान बेचारा देश है, चीन के साथ आतंकवाद से प्रताड़ित देश है, ये शर्मल शेख में जाकर बोला था। साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान को वो टैक्टिकल सपोर्ट देगा, पाकिस्तान को वो डिफेंस सपोर्ट देगा, हमारे यहाँ पर बाउंड्रीज में अग्रेशन करेगा, क्या इन सारी परिस्थितियों के बीच में आप संबंधों को नॉर्मल करना चाहेंगे? मैं संगीत रागी जी आपका रुख कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चीन पर भरोसे की जब बात आ रही है, यहां पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हमने शुरू में कर दिया। जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को यूएन में बचाना, टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने में अड़ंगा लगाना, यह वही चीन है। तो हमें इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि चीन की फितरत बदली नहीं है। प्रत्युष, जब भी
देखिए प्रत्युष, जब भी आप संबंधों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इन चीजों का भी आकलन आपके दिमाग में होता ही है जी। और ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई नेहरू नहीं है जो अपनी जमीन उनको सौंप करके चले जाएं। नरेंद्र मोदी है, ऐसा नेता बनता नहीं है, ऐसा नेता उभरता है, प्रकृति ऊपर से देता है। वो कोई ऐसा नेहरू जैसा नेता नहीं जो अपनी घर की जमीन पाकिस्तान को दे दिया, घर की जमीन जो है वो 1962 में गवा करके चीन को दे दिया और चुप्पे चाप उसके बावजूद भी चुप्पी साध करके खड़े रह गए। ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी एक रियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हर जियो पॉलिटिक्स एक रियलिज्म के तहत काम करता है। आज ये जरूरत है कि ग्लोबल साउथ के देश एक साथ खड़े हों। ग्लोबल साउथ के देश तभी खड़े हो सकते हैं जो एक मल्टीलैटरल फोरम है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो संघाई कोऑपरेशन हो, वहां जाकर के वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी बातचीत की शुरुआत हुई है, ट्रेड को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, ये जो चीजें निकल करके आएंगी आपसी सुरक्षा के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 3 शब्दों पर जोर दिया है। आपसी संवेदन, आपस की जो संवेदनशीलता है जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी है, सम्मान, रिस्पेक्ट और बॉर्डर, ये तीनों बातें। मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं, अरे 1962 के बाद भी तो आप सत्ता में बने रहे थे, इतने दिनों तक बने रहे थे, बॉर्डर को आपने रिजॉल्व कर लिया था क्या? पाकिस्तान, अरे आपकी तो 370 पसीने छूट जाते थे, तो और 370 में आप किसके साथ खड़े थे? पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े थे। शर्म नहीं आती है? आप पाकिस्तान के हितों की सुरक्षा कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी 1947 के बाद, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, चीन की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, के साथ खड़ा था। 370 चाइना की बात हो रही है, चाइना के बारे में बोलिए। विरोध किया था, चीन ने विरोध किया था 370 को हटाने का। उसी के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। पाकिस्तान इसका विरोध किया था, उसी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। आज आकर के कहते हैं कि बड़े, अरे मोदी जी तो इन्होंने भारत की विदेश नीति को गलत कर दिया। अरे आज के दिन में नरेंद्र मोदी ही हैं जो भारत की इस प्रकार की विदेश नीति को इतना डायनेमिक रहा। आप तो कहते थे भारत का चौपट हो गया, राहुल गांधी तो कहते हैं हमारी इकोनॉमी ही डेड हो गई है, 7.86 पर जाकर के हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा है और मरी हुई इकोनॉमी है। तो ऐसी बुद्धि को आपको सलाम हो। देश जानता है नरेंद्र मोदी और जो जितनी जरूरत इस वक्त भारत को, उससे कहीं ज्यादा जरूरत भारत की इस वक्त चीन को है। क्या इस बात को आप नकार सकते हैं? बालचंद्र कांगो जी। मैंने पहले कहा कि भाई देखो, अमेरिका के ऊपर अब डिपेंड हो नहीं सकते, ये सब देशों को मालूम हो गया है। रशिया को भी मालूम हुआ है, चीन को भी मालूम हुआ है, भारत को भी मालूम हुआ है, सबको मालूम हुआ है। उसके लिए सब देश अपनी अपनी अर्थनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जिसकी जिम्मेदारी ट्रंप के ऊपर है। अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना ये खतरे की घंटी है, ये सबको मालूम हो गया है। ये मोदी जी को भी मालूम हो गया है, ये अच्छी बात है। तो देश की नीति, विदेश नीति और अर्थनीति सुधर जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये इसको समझना चाहिए जी। सिर्फ भारत की जरूरत नहीं है, ये चीन और रशिया सर, सोशल मीडिया पर भी ये काफी बातें चल रही हैं। RIC की जो बात कर रहे हैं, रशिया, इंडिया और चीन और तीनों देशों की जीडीपी, कह रहे हैं कि ये जो इस समिट से जो संकेत जा रहा है, ट्रंप देख रहे हैं। क्या हमने जो सवाल शुरुआत में किया था, वर्ल्ड ऑर्डर, क्या ये संकेत भर है या आगे हम देख रहे हैं कि ये कुछ 3 बड़ी महाशक्तियां, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है? संकेत भी है, कुछ ठोस वो भी है, पर मैं पहले आऊंगा आपकी परमिशन से जी। जो ये शब्दोलॉजी इस्तेमाल होती है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, मेरा ये कहना, मानना और आर्ग्यूमेंट है कि इसको हमें यूज करना चाहिए IRC, इंडिया, रशिया, चाइना। क्योंकि देखिए अभी तो ये नोशनल फ्रेमवर्क है, आने वाले 5 साल में, 10 साल में अगर ये फॉर्मल कुछ संगठन वगैरह बनती भी है तो एजेंडा सेटिंग, ये जो हम ऑप्टिक्स कहते हैं, और ऑप्टिक्स और जियो पॉलिटिक्स जब मिलती है, एम्बेसडर त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं, तो ये जो ऑप्टो पॉलिटिक्स है बहुत अहम होती है। अभी चाइना SCO का क्यों एजेंडा लीड कर रहा है? राइट, क्योंकि उसने शुरू से बनाया, उसी ने ढांचा दिया, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो रशिया और भारत और चीन का जो भी तालमेल अगर छोटा या बड़ा बनेगा, मेरा एक तो रिक्वेस्ट है इसको इंडिया, रशिया, चाइना कहें, पर अभी ये केवल नोशनल है। बट हाँ, एक तरह से अगर अमेरिका के नजरिए से आप देखेंगे और यूरोप के, बाय द वे यूरोप और अमेरिका मिलते जा रहे हैं। आज बात हो रही है कि ट्रंप सरकार EU को कह रही है कि आप भी टैरिफ्स लगाओ। अभी तक तो हम पे अमेरिका से टैरिफ्स हैं, अब कल को हो सकता है समय की कमी, लेकिन मैं आखिरी कमेंट त्रिपाठी सर आपसे चाहूंगा
चीन के द्वारा जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर बैन लगाने की बात से जो 145% टैरिफ लगा रहा था अमेरिका 30% पर आ गया। आर्म ट्विस्टिंग तो उसने कर दी। क्या आपको लग रहा आने वाले दिनों में ट्रंप भी भारत के साथ ऐसा कर सकते हैं? ट्रंप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अकल का, जिनके सोच का, जिनके डिसीजन का कोई ठिकाना नहीं होता। वो न कूटनीतिज्ञ हैं न राजनीतिज्ञ हैं, वो प्योर बिजनेसमैन हैं और अनफॉर्चुनेटली वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वो देश के इंटरेस्ट से आगे रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।